हेलो। कैसे हो मेरे भाई? तो हम लोगों ने कल क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर देख लिया था। आज उस पर जो बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं वो आज हम सारे यहाँ करेंगे। ठीक, तो आइए कुछ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज जान लीजिए जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है। तो आप देखो, देखो हम लोगों ने पिछले क्लासों में आपको बताया था कि परिमेय प्लस परिमेय क्या होता है और अपरिमेय प्लस अपरिमेय क्या होता है। हम लोगों ने ये बातें कल कर लिए थे। चलो, तो आज हमको जानना है मेरे प्यारे भाई, हमने यहां ही आपको छोड़ा था कि परिमेय जमा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या जमा अपरिमेय संख्या क्या होता है। यानी कि रेशनल नंबर जमा इरेशनल नंबर। यानी कि मेरे प्यारे भाई, हमने आपको ये नहीं बताया था, समय ओवर हो गया था इसीलिए हम लोगों ने ये बातें नहीं किए थे कि रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो जरा इसको एग्जाम्पल से समझो। आप अपने मन से कोई रेशनल नंबर ले लो, अपने मन से कोई रेशनल नंबर ले लो। दो दो ही रेशनल नंबर है, हाँ जी सर। प्लस अपने मन से कोई इरेशनल नंबर ले लो, √2। ये क्या हो जाएगा? तो देखो, जोड़ोगे तो इस प्रकार हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा ना मेरे प्यारे भाई। 2 + √2 होता है 2 + √2। ये 9th क्लास में पढ़े होगे। यानी कि ये हमारा मेरे प्यारे भाई रेशनल है, ये हमारा मेरे प्यारे भाई इरेशनल है। तो रिजल्ट क्या आया है? तो कहोगे सर इरेशनल आया है। क्या आया है? इरेशनल आया है। अच्छा, आप सोच रहे होगे कि सर यहां पर हम 0 रख लें और यहां पर √2 रखें, तब जो वैल्यू आएगी वो √2 आएगी। तो अभी भी तो मेरे प्यारे भाई ये भी रेशनल है, ये इरेशनल है और रिजल्ट हमारा क्या रहा है? इरेशनल। कहने का देखो, कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई कि अगर आप रेशनल और इरेशनल को जोड़ते हो, अगर आप रेशनल और इरेशनल को ऐड करते हो तो रिजल्ट हमेशा मेरे भाई क्या आएगा? इरेशनल आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगी। यानी कि इरेशनल नंबर। ये डायरेक्ट ग्रुप डी वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। हाँ, चलो अब बात आती है घटाव की। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे मेरे प्यारे भाई तो भी यही काम होगा, इरेशनल ही आएगा। यहां सब्ट्रैक्ट लग जाएगा, यहां माइनस है तो यहां माइनस आ जाएगा और तो कुछ होगा नहीं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो और तो कुछ नहीं ना होगा मेरे प्यारे भाई, खाली यहां माइनस लग जाएगा। आएगा तो इरेशनल ही, लेकिन अगर हम यहां मल्टीप्लाई करें तब देखो, अगर आप मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो मेरे प्यारे भाई, अगर ये 0 है तो 0 को अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आएगा? 0 आएगा। ये कैसा है? तो कहोगे ये रेशनल है, ये इरेशनल है और ये रेशनल है। यानी कि मल्टीप्लाई के केस में मेरे प्यारे भाई ये परिमेय भी हो जाता है।
मल्टीप्लाई के केस में परिमेय होता है रेशनल। ठीक, डिवाइड के केस में भी वही रह जाएगा, सेम मेरे भाई, सेम सेम सेम। चलो ये बात समझ गए, डिवाइड के केस में मेरे प्यारे भाई ये रेशनल इरेशनल दोनों आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 0 को √2 से डिवाइड करें तो 0 आएगा, और ये भी इरेशनल, ये रेशनल है, ये इरेशनल है, तो ये उत्तर आया है रेशनल। समझ में आया? इतनी बात समझ में आई सभी को? यहां तक तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। चलो तो अब डायरेक्ट मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, क्वेश्चन लिखिएगा मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन है, यदि n एक नेचुरल नंबर है तो √n क्या होगा? बेहद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन लिख लीजिए या इसको करिए। ऑप्शन है मेरे प्यारे भाई, ऑलवेज नेचुरल, ऑलवेज रेशनल, इसका हिंदी भी लिखते हैं, हाँ, ऑलवेज इरेशनल, और ऑप्शन है मेरे प्यारे भाई ऑलवेज नेचुरल या ऑलवेज नेचुरल या इरेशनल नंबर। चलो देखो क्या है, कह रहा है कि अगर n एक प्राकृतिक संख्या है, n का मान एक नेचुरल नंबर है, तो √n कितना होगा? तो आप एग्जाम्पल ले लो। अगर हम n का मान मेरे प्यारे भाई 1 2 लेते हैं, n का 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, ये बताए थे ना। तो अगर हम n का मान 2 ले लेते हैं, जब हम n का मान 2 लेंगे मेरे प्यारे भाई, तो ये क्या हो जाएगा? √n हो जाएगा, और √n हो जाएगा √2। ये कैसी संख्या है? तो कहोगे मेरे भाई ये जो √n आया है ना, यानी कि √n जो आया है वो इरेशनल नंबर है। तो क्या हम टिक मार दें इस पर? तो अभी नहीं, रुक जाओ। अगर हम n का मान कोई परफेक्ट स्क्वायर रखते हैं, n का मान अगर हम कोई परफेक्ट स्क्वायर रखते हैं, जैसे 4 रखते हैं परफेक्ट स्क्वायर, n का मान अगर हम परफेक्ट स्क्वायर रखेंगे तब क्या होगा? n का मान 4 होगा। 4 भी प्राकृतिक संख्या होती है, 4 भी नेचुरल नंबर होते हैं। तो अगर हम n का मान 4 रखें तो क्या होगा? √4, इसकी वैल्यू 2 आती है, ये हो जाता है रेशनल, ये होगा रेशनल नंबर। यानी कि अगर आप नॉन परफेक्ट n का मान, अगर आप नॉन परफेक्ट नंबर रखोगे तो इरेशनल आएगा। अगर आप n का मान ये परफेक्ट स्क्वायर रखोगे तो रेशनल आएगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। समझ में बात आई? क्योंकि n क्या है? नेचुरल नंबर। n क्या है मेरे प्यारे भाई? नेचुरल नंबर।
इस नेचुरल नंबर में मेरे प्यारे भाई परफेक्ट स्क्वायर भी होंगे और नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी होंगे। हम एक क्वेश्चन को समझाने में इतना समय ले रहे हैं। अगर n नेचुरल नंबर है तो इसमें से n परफेक्ट स्क्वायर भी कुछ होंगे और कुछ नॉन परफेक्ट होंगे। तो परफेक्ट कौन कौन होंगे? 1 होंगे, 4 होंगे, 9 होंगे, 25 होंगे, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे। नॉन परफेक्ट क्या होंगे? 2 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, ये सभी क्या होंगे? नॉन परफेक्ट होंगे, क्योंकि ये सभी नेचुरल नंबर में आते हैं। ठीक, तो नेचुरल नंबर में कुछ परफेक्ट होंगे, कुछ नॉन परफेक्ट होंगे। तो अगर रूट के अंदर आप परफेक्ट डालोगे तो रिजल्ट रेशनल आएगा, अगर आप नॉन परफेक्ट डालोगे तो रिजल्ट इरेशनल आएगा। आपसे पूछा है n का मान आप प्राकृतिक संख्या डालने पर, तो 2 भी प्राकृतिक संख्या है, 4 भी प्राकृतिक संख्या है। तो अगर आप इन दोनों में से कोई डाल रहे हो तो रिजल्ट इरेशनल आ रहा है, रेशनल आ रहा है, यानी कि रिजल्ट रेशनल भी आ रहा है, इरेशनल भी आ रहा है। तो अगर हम बोले कि सिर्फ नेचुरल नंबर आ रहा है तो नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में इरेशनल नहीं आता है, लेकिन यहाँ इरेशनल भी देखो आ रहा है। अगर हम बोले कि रेशनल आ रहा है सिर्फ, तो रेशनल नहीं आ रहा है, यहाँ इरेशनल भी आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अगर हम बोले ऑलवेज इरेशनल, हमेशा इरेशनल आता है, तो नहीं, हमेशा इरेशनल नहीं आ रहा है, कभी कभी रेशनल भी आ रहा है, क्योंकि n का मान जब हम परफेक्ट स्क्वायर डालेंगे तो वैल्यू रेशनल आएगी। ऑलवेज नेचुरल या इरेशनल, या तो हमेशा नेचुरल आएगा, हाँ जी, अगर नेचुरल आएगा तो वो रियल इरेशनल नंबर होंगे, या फिर इरेशनल नंबर, या फिर इरेशनल नंबर। हाँ जी, ये सही है, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। या तो कभी नेचुरल नंबर आएंगे या कभी इरेशनल नंबर आएंगे। ठीक, क्योंकि अगर हम अगर परफेक्ट स्क्वायर डालेंगे तो वो एक नेचुरल नंबर दे देगा रूट के बाहर, और अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर डालेंगे तो वो इरेशनल नंबर देगा। समझ में आया क्वेश्चन? बढ़िया क्वेश्चन है मेरा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, समझ गए हो क्वेश्चन को? चलो, अगला लिखिएगा मेरे प्यारे भाई। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सत्य है? ऑप्शन लीजिएगा। ऑप्शन है मेरे प्यारे भाई, कौन सत्य नहीं है, कौन सत्य नहीं है। One is neither prime nor composite. Zero is neither negative
नॉर पॉजिटिव। ऑप्शन है कि अगर P गुना Q इवन है तो P and Q आर ऑल्सो इवन। बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। √2 इज इरेशनल नंबर। थोड़ा लिखने में समय लगता है, ये क्वेश्चन को करके हमको बताइए। देखो क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो ऑप्शन है मेरे प्यारे भाई, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, ये बात सत्य है। एक ना ही प्राइम है, एक ना ही कंपोजिट है, ये सत्य है। बोला है कौन सा सत्य नहीं है, ये तो सत्य है, ये आंसर नहीं होगा। 0 इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। हम आपको बताए थे कि 0 ना तो निगेटिव है ना तो पॉजिटिव है। देख लो मेरे प्यारे भाई, सब प्रीवियस क्वेश्चन, ये भी सत्य है। और √2 इज अ इरेशनल नंबर। √2 इरेशनल नंबर है। पूछा है सत्य कौन नहीं है, उसको हम टिक मारेंगे, ये सब सत्य है। आपका ऑप्शन वैसा होगा जो कि सत्य नहीं है, ये सब तो सत्य है, ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। बोला है मेरे प्यारे भाई कि P एंड Q, P Q का जो गुना है ना, P और Q का जो गुना है वो इवन नंबर आ रहा है, वो इवन नंबर आ रहा है। तो बोला है कि P और Q दोनों इवन है तभी आपका इवन आया है। आपका क्या बोला है, P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इवन है तभी आपका इवन आया है। क्या ऐसा सही है कि P और Q दोनों इवन होने चाहिए? अगर मेरे प्यारे भाई P इवन है और ये ऑड है तो क्या इवन नहीं आएगा? तो क्या हाँ जी सर, ऐसा भी हो सकता है, अभी भी इवन आएगा। यानी दोनों को इवन होना जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई एक भी इवन है तो रिजल्ट इवन आएगा, ये भी तो सत्य है। बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन आपका बोला है कि दोनों हमेशा इवन होगा तभी इवन आएगा, ऑल्सो इवन। दोनों भी इवन नहीं, दोनों में से कोई एक भी इवन होगा तो भी रिजल्ट इवन आएगा। दोनों इवन है तो रिजल्ट इवन आएगा ही आएगा। लेकिन यहां लिख दिया है कि P एंड Q आर ऑल्सो इवन, P और Q दोनों इवन होने चाहिए, नहीं, दोनों में से कोई एक भी इवन होगा तब भी रिजल्ट इवन आएगा। यानी कि आपका ये गलत है, यानी कि यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, ठीक, क्योंकि ये सही सत्य है। और ये हमको गलत दिखाई दे रहे हैं क्योंकि P और Q का मल्टीप्लाई इवन है, तो बोला है P भी इवन होगा, Q भी इवन होगा, P एंड Q आर इवन। तो नहीं, P भी और इवन हो सकता है, Q ऑड भी हो सकता है, तब भी इवन नंबर आएगा। समझे, ये लिखवाए थे ना आपको हम। चलो समझ गया होगी इतना। चलो सवालों को सॉल्व करने का तरीका है ये। हाँ, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो चेक करना है, क्योंकि यहां बोला है कि P और Q इवन होने चाहिए। अगर P को हम इवन रखते हैं, Q को अगर हम ऑड रखते हैं, तब भी तो हमारा रिजल्ट इवन आता है। चलो थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिएगा मेरे प्यारे भाई।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे भाई कि 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्या को गुना किया जाता है। 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्या को गुना किया जाता है, तो इसके गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। कहने का मतलब मेरे प्यारे भाई कि अगर हम विषम संख्या लिखो, विषम संख्या क्या क्या होंगे, 3 होंगे। विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या तो देखो 2 के अलावे जितने भी अभाज्य संख्या है वो सभी विषम है। ये हमने आपको बताया था कि 2 के अलावे जितने भी संख्या है वो सभी विषम होंगे प्राइम नंबर के केस में। यानी कि 2 को छोड़ देंगे तो जितने भी हमको मिलेंगे वो सभी क्या मिलेंगे, तो वो सभी सर मिलेंगे हमको अब ये विषम संख्या। तो ऐसे करते करते हमको जाना है 109 ही प्राइम नंबर होता है, 110 तक। 110 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, 109 प्राइम नंबर होता है। ठीक, यहां तक हमको जाना है। ठीक, ये आपस में सभी क्या है, गुना है। तो मेरे प्यारे भाई इसका इकाई अंक क्या होगा, ये आपसे पूछा है। यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट हम आपको इसके बाद करवाएंगे मेरे प्यारे भाई। पहले यहां जो ये क्वेश्चन आया है तो देख लो कि अगर मेरे प्यारे भाई अगर 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो सर जी 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 आता है। और इस 10 का इकाई अंक सर 0 है। 10 का इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट 0 आया है सर। अगर हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आया है, जो कि इसका भी यूनिट डिजिट 0 है। अगर हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है, जिसका यूनिट डिजिट मेरे प्यारे भाई 5 है। अगर हम 5 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 आता है, जिसका यूनिट डिजिट 5 है। हम मोटे मोटे तौर पर अभी बता रहे हैं मेरे प्यारे भाई कि आप देख रहे होंगे कि अगर हम 5 को कोई इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम 5 को कोई इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 0 आ रहा है। क्या कहने का मतलब मेरे प्यारे भाई कि अगर हम 5 को इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ हो जाए, यूनिट डिजिट कितना होगा, तो 0 होगा। यूडी, यूडी को हम कहते हैं यूनिट डिजिट, यूडी जो होगा वो हमारा 0 होगा। लेकिन अगर हम यही 5 को और नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 5 दिखो आ रहा है, क्योंकि नंबर तो ओड और इवन ही होते हैं। तो अगर हम 5 को इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। लेकिन अगर हम इसी 5 को ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दे मेरे भाई तो रिजल्ट 5 आएगा। ये भी थोड़ा सा याद रखने वाली बातें हैं। हाँ, इसको हम बेशक समझाएंगे यूडी में, यानी कि जब हम यूनिट डिजिट पढ़ेंगे तब हम यहाँ पर, तब हम वहां इसको बढ़िया से बताएंगे। ठीक, तो अभी सुन लो मेरे प्यारे भाई, यहाँ देखो 5 है। 5 को अगर यहाँ 2 रहता, मान लो अगर 2 रहता यहाँ, अगर यहाँ बोलता कि सभी विषम अभाज्य संख्या 110 तक के, तो हमको 2 को भी लेना पड़ता कि 2 ही प्राइम नंबर है। तो अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते आता 10, यूनिट 0, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट 0 आएगा। लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ है 3, क्योंकि यहाँ विषम संख्या कहा है। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, यूनिट आएगा 5। और 5 को फिर ऑड नंबर से ही नहीं गुना हो रहा है सभी, तो 5 को अगर आप ऑड नंबर के साथ गुना करते हो तो इसका यूनिट जो होता है वो 5 आएगा।
यूनिट 5 आएगा। यानी कि अगर आप 5 को किसी भी ऑड नंबर से गुना करते हो, मान लो मैं यहां से यहां तक गुना किए 15, 5 आया, 5 को फिर 7 से करेंगे, फिर 5 आएगा यूनिट, 5 को फिर 11 से करेंगे, 5 आएगा। क्योंकि सारे ऑड नंबर हैं, तो अगर सारे ऑड नंबर हैं तो इसका यूनिट 5 आएगा। समझ में आ रही है बातें? लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मेरे प्यारे भाई बोल देता कि सभी अभाज्य संख्या 110 तक के सभी अभाज्य संख्या लेने हैं, तो हम यहां 2 लेते और इसका रिजल्ट 0 आता। लेकिन यहां बोला नहीं है, समझे बात को? चलो ये बात समझ गए होगे। चलो अगला करो, ये नोट कर लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये यहां भी काम देगा और जब हम आपको पढ़ाएंगे क्या, जो हम यूनिट बताएंगे ना, तो वहां भी ये काम ही काम आएगा। ठीक, चल क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं मेरे प्यारे भाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं इस चैप्टर में। चल क्या सभी को समझ आ रहा है ना क्वेश्चन? आशा करते हैं सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक, चल क्वेश्चन लिखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा मेरे प्यारे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है मेरे प्यारे भाई, 2 लगातार पूर्णांक में से एक सम होगा। ये आप जानते हो कि अगर हम पूर्णांक लिखते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 2 लगातार पूर्णांक में से
एक सम होता है तो एक विषम होता है, एक सम होता है एक विषम होता है, एक सम होता है एक विषम होता है। यानी जानते हो कि अगर हम कोई दो पूर्णांक लिखे तो उनमें से एक सम और एक विषम होगा, क्योंकि अगर हम कोई इंटीजर लिखते हैं तो एक के गैप पर आते हैं। यानी एक, अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा, तो यही पूर्णांक होते हैं, यानी पूर्णांक होते हैं। या माइनस लगा दोगे तो ये जो होंगे पूर्णांक होंगे, इनमें से एक अगर इवन है तो दूसरा ऑड होगा। एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हो, समझ में आ गई बातें। यानी ये कथन हमको सत्य लग रहा है और सत्य होगा ही। दूसरा पढ़ते हैं, विषम पूर्णांक का वर्ग 8n+1 के फॉर्म में होता है, रूप में होता है। अगर हम कोई विषम पूर्णांक लेते हैं, ऑड नंबर कोई अगर हम लेते हैं, ऑड इंटीजर लेते हैं, तो उसका जो वर्ग होता है ना, वो क्या होता है 8n+1 के फॉर्म में होता है। चेक कर लेते हैं ऑड नंबर क्या है। तो मेरे प्यारे तो ऑड नंबर है मेरे प्यारे भाई, ऑड नंबर का जनरल सूत्र हम लिखवाए थे स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कोई भी ऑड नंबर जो होगा ना वो इस फॉर्म का होगा, 1+1, 2n+1, ये ना होगा, ये ना ऑड नंबर होगा। तो इसका वर्ग कहता है कि इस फॉर्म का होगा। चेक कर लेते हैं इसका वर्ग करके, इसका वर्ग करके चेक कर लो तो इसका क्या होगा 4n² जमा ये क्या होगा 1 जमा 1 का स्क्वायर 1 होगा इंटू 2 इंटू 4n, है ना होगा, इसका वर्ग यही ना होगा। तो क्या हाँ जी सर, इसका वर्ग यही होगा। मेरे प्यारे भाई अगर आप देखो तो 4n यहां भी है, 4n यहां भी है, यहां हालांकि 4n² है तो 4n तो है। अरे मेरे भाई 4n² को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू n इंटू n नहीं लिख सकते हो। 4n यहां भी है 4n यहां भी है, तो कॉमन ले लो 4n। जो 4n कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, यहां बच जाएगा n, हम इसके और इसके बीच में कॉमन ले रहे हैं तो यहां क्या बच जाएगा, यहां बच जाएगा मेरे प्यारे भाई प्लस, ये हो जाएगा 2 और ये +1। कोई दिक्कत किसी को यहां तक समझने में? तो ना जीना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे मेरे प्यारे भाई हमने यहां से कॉमन लिया है ना, और तो कुछ हमने किया नहीं। देखो अगर हम यहां से 4n, देखो ये क्या बन गया, अगर हम देखिए गौर से कि 4n+1 है ना, और 4n हम कॉमन ले ही लिए। अरे यहाँ 4 ना होगा मेरे भाई, यहाँ 2 कहां से आएगा। चलो हमने ये ना होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। 4n यहां से भी कॉमन ली, यहां से भी कॉमन ली, तो 4n कॉमन हो गया, यहाँ n बच गया और यहाँ 1 है ही, ये 1 है ही, 1 है ही। अब हमको ये बताओ मेरे प्यारे भाई 4n, अगर हम मेरे प्यारे भाई ऐसे इसको लिख दें, जिनको समझ में नहीं आ रहा ध्यान से सुनो, इसको अगर हम ऐसे लिख दें, समझ रहे हो ना, तो अगर हम यहां से 4n कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं 4n कॉमन लेते हैं, यहां हो जाएगा मेरे प्यारे भाई n +1+1, समझे अब। अरे मेरे भाई यहां से 1 कॉमन आएगा ना, 4n कॉमन है तो 1 बचेगा ना, तो 1 हो जाएगा। अच्छा मेरे प्यारे भाई n इंटू n+1 क्या होता है, n इंटू n+1 क्या होता है। कहोगे सर यही तो होता है इवन नंबर, इवन नंबर नहीं होता है। अगर हम इसको मान लो 1 लेते हैं और इसको मान लो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये इवन नंबर नहीं होगा। यानी ये लगातार जो दो संख्या होता है उसका गुणनफल हमेशा इवन आता है। यानी कि अगर हम लिखें कि लगातार दो संख्या का गुणनफल
हमेशा इवन आएगा, हमेशा इवन आता है। यहां तक तो समझ में आया होगा सभी को। तो n n प्लस वन लगातार दो नंबर हैं, तो यहाँ n n प्लस वन इवन होगा। अब जरा यहां आओ, ये 4n n प्लस वन ये जो होगा मेरे प्यारे भाई इवन होगा। और इवन क्या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? इवन नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म हम आपको बताए थे कि 2n के फॉर्म का होता है, 2n के फॉर्म का होता है। तो ये जो है हमारा मेरे प्यारे भाई ये इवन नंबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2n जमा 1, क्योंकि ये 2n के फॉर्म में होगा ना मेरे प्यारे भाई। n प्लस वन क्या होता है? हमेशा इवन होता है। n दो लगातार नंबर का गुणनफल हमेशा इवन होता है, तो अगर ये इवन है तो ये 2n के फॉर्म में होगा। तो अगर ये 2n के फॉर्म में है तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8n प्लस वन। ये किस फॉर्म का हो गया? 8n प्लस वन के फॉर्म का हो गया ना? हाँ जी सर, तो ये भी सही है। तो इतना नहीं करना है, एक फटाफट सोचना है। तो हम आपको समझाने के लिए इन सब स्टेप को लिखे हैं। आपको एग्जाम में इतना नहीं लिखना है मेरे प्यारे भाई, ये हम समझाने के लिए इतना लिखे हैं। आप सीधा क्या करोगे, इसका वर्ग देख लोगे कि इसका कोई एग्जाम्पल ले लो। 8 इंटू 8 n का मान 1 रख लो, अगर 1 रखोगे तो 8 1 9 आ जाएगा। यहां देखोगे 0 तो 1 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 24 तक 25 आएगा। ये सभी इवन ओड नंबर ही तो आ रहे हैं। तो यहाँ n का मान, इसको आप पुटिंग मेथड से भी कर सकते हो, वैल्यू पुट करके n का मान आप 1 2 3 आप कुछ भी रख लो, आपको हमेशा ये ऑड नंबर ही देंगे। अगर ये ऑड नंबर दिया तो यही रिजल्ट होगा। समझ में आ रही बातें? ये आपको हम डिटेल बताए हैं कि अगर आप समझे कि अगर कहीं आप फंस जाएं तो आप इस मेथड से आ सकते हो। ठीक, यहां से कुछ कॉन्सेप्ट भी आप जाने कि लगातार दो संख्या का गुणनफल क्या होता है? इवन होता है। ठीक, समझ में इतनी बात है। लेकिन मेरे प्यारे भाई एग्जाम में इसको n का मान रखकर ही करो सॉल्व। ठीक, क्योंकि कह रहा है कि कोई भी मान रखोगे n का तो ये जो होगा विषम संख्या होगा। n का मान 1 2 3 4 रख दो तो विषम संख्या आ रहा है, तो राइट आंसर होगा यही। तो दोनों सही है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है मेरे प्यारे भाई, ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। पहले ही हम बोल रहे हैं ये जो तरीका है ये पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अगर समझने का मकसद है तभी ये तरीका यूज करना, लेकिन एग्जाम में मेरे प्यारे भाई ऐसे करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आपको यहाँ पर n का मान कोई पुट करना होगा, क्योंकि n का कोई भी मान पुट करोगे तो विषम पूर्णांक ही होगा, तो विषम नंबर आएगा। n का मान 0 पुट करोगे 1 आएगा, विषम ही है। n का मान 1 पुट करोगे तो 9 आएगा, विषम ही है। n का मान 2 पुट करोगे 17 आएगा, विषम ही है। n का मान 3 पुट करोगे तो 25 आएगा, विषम ही है। तो n का मान आप कोई भी नंबर ले लो तो यहाँ विषम संख्या ही आएगा, तो ये राइट आंसर है। तो दोनों आपका सही है। तो बोला है सिर्फ ओनली वन सही है, तो नहीं, ये सही नहीं है। खाली दूसरा सही है तो नहीं, बोथ 1 and 2, हाँ ये सही है। ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। ठीक, समझे इस क्वेश्चन को? समझे क्वेश्चन? समझे ये क्वेश्चन? आप समझे ऑप्शन से भी कैसे कर सकते हो? n का मान पुट करके मेरे प्यारे भाई, n का मान पुट करके। और डिटेल तो बता ही दिए, क्योंकि डिटेल हमको बताना था, हमने डिटेल बताया। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल है? हाँ, लगा देना, लगा देना। ये लगा है तो
क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या में से अशांत पूर्णावृत्ति दशमलव है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग आपको पूछा है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और पुनरावृत्ति जो बार बार आवे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, इसमें से कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो मेरे प्यारे भाई नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का हम बताए थे, तो शुरू चेक करते हैं कि ये क्या है। तो अगर हम बोले थे कि डिनोमिनेटर में, अगर डिनोमिनेटर में 2 की कोई पावर हो या फिर 2 गुने 5 की कोई पावर हो तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, वो शांत दशमलव होगा, अशांत नहीं होगा। तो मेरे प्यारे भाई 1600 क्या होता है, 1600 होता है ना मेरे प्यारे भाई 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5, यही ना होता है 5 की पावर 2, यानी कि ये 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 दिखाई दे रहा है, नीचे में 2 और 5 की कोई पावर है, तो ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। यहाँ देखो 8 होता है मेरे प्यारे भाई 2 की पावर 3, यहाँ 2 की खाली पावर है तो ये भी नहीं होगा। ये 50 होता है मेरे प्यारे भाई 5 की पावर 2 इंटू 2, यानी 5 की कोई पावर है और 2 की कोई पावर है गुना में, तो ये भी नहीं होगा। हम बोले थे डिनोमिनेटर में 5 की कोई, डिनोमिनेटर में अगर मेरे प्यारे भाई डिनोमिनेटर में 2 की कोई पावर हो या फिर 5 की कोई पावर हो या फिर 2 की कोई पावर और 5 की कोई पावर हो, तभी इन्हीं केस में ये क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे, यानी कि शांत होंगे। इसके अलावा अगर हम बोले कि 2 की कोई पावर गुने 3 आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक, यहां देखो ये मेरे प्यारे भाई 2 इंटू 3 बन रहा है, यहां 2 की पावर तो है लेकिन 3 क्या करने आया है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी, जो आपसे पूछा है यही आंसर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग यही आंसर होगा, अशांत पूर्णावृत्ति यही होगा। 17/6 को आप डेसिमल में बदलोगे ना तो वो अशांत होगा। ठीक, क्योंकि अगर ये खूबी जिन में होगी वो टर्मिनेटिंग होगी। इनको समझ में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो जाके प्रीवियस लेक्चर देखें, इस पर हम 1-1.5 घंटे की क्लास लिए थे। चलो आ जाओ।
कितना बजा वो? छप्पन मिनट के हो गए, 56 में काटा कुटी भी करबे। यदि इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है, यदि इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तो इन संख्याओं में से एक संख्या क्या होगी? तो इन संख्या में से एक संख्या क्या होगा? ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन 17, 19, 43, 17, 19, 43, none of these। क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, आइए देखिए क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। बोला है मेरे प्यारे भाई 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। यदि इनमें से एक किसी दूसरे संख्या से 36 अधिक है, तो इन संख्याओं में से एक संख्या क्या होगी? अच्छा पहले हमको ये बताओ कि बोला है कि इनमें से कोई एक संख्या दूसरे से 36 अधिक है, यानी कि अगर हम बोले कि मान लो कोई संख्या x है, इससे 36 अधिक है कोई संख्या, इसके बीच का अंतर कितना होगा? तो कहोगे सर इन दोनों संख्याओं का अंतर ही तो 36 दिया हुआ है। कहने का मतलब तो यही ना है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर ही ना 36 है। जैसे अगर हम पूछे कोई संख्या 2 है, इससे 36 अधिक, इससे कोई 36 अधिक है, तो इससे 36 अधिक यानी कि 38 कोई नंबर होगा, यानी इन दोनों नंबर का डिफरेंस ही तो 36 होगा। कहने का मतलब तो यही ना है मेरे प्यारे भाई। अगर हम बोलते हैं कि हमसे कोई 10 वर्ष अधिक है, तो हम में और उसमें 10 वर्ष का ही तो गैप है, अंतर है। एक बात हम यहाँ क्लियर कर दे मेरे प्यारे भाई, डिफरेंस और घटाव में कई बच्चे इन बातों को समझ नहीं पाते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेना है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है। ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक बता रहा है, बढ़िया से बता रहा है, सुनो बढ़िया से, ठीक, ये काम देगा। अगर हम बोलते हैं कि 5 और 3 का डिफरेंस लो तो 2 आएगा, ठीक। अगर हम बोलते हैं कि 3 और 5 का डिफरेंस लो तो कितने को लग रहा है कि -2 आएगा? तो -2 नहीं आएगा। अगर हम बोल रहे हैं कि 3 और 5 का डिफरेंस, शब्दों को सुनो, 3 और 5 का डिफरेंस बोल रहे हैं, तो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव में आता है, तो 2 ही आएगा। यानी या तो आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाओ,
और डिफरेंस के केस में तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। या तो आप छोटी में से बड़ी घटाओ तब भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा इन द केस ऑफ डिफरेंस। अगर हम बोले कि 10 और 5 का डिफरेंस होता है 5, तो इसका मतलब 5 और 10 का भी तो डिफरेंस 5 होगा ना, अंतर 5 ही ना होगा। अगर हम पूछे 4 और 12 का अंतर कितना है तो आप बोल दोगे 8। अगर हम पूछे 8 और 12 का, अगर हम पूछे 4 और 12 का अंतर कितना है तो 8 का अंतर है। अगर हम बोले कि 12 और 4 का अंतर कितना है तो 8 है। लेकिन अगर हम बोले कि 4 में से 12 घटाओ, ध्यान से सुनो, अगर हम बोले कि 4 में से 12 घटाओ तो रिजल्ट आएगा -8। और अगर हम बोले 12 में से 4 घटाओ तो रिजल्ट आएगा +8। ये बात को ध्यान से सुनना, इसको इग्नोर मत करना, इंपोर्टेंट। ठीक, दो चीजें हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक, डिफरेंस नेगेटिव नहीं होता है। क्लियर? तो चलो, तो अगर हम बोले मेरे प्यारे भाई कि कोई व्यक्ति हमसे 10 वर्ष अधिक है तो हम में और उसमें 10 वर्ष का ही ना अंतर है। जैसे मान लो अगर हम बोले कि तुम्हारे पास जो रुपया है, तुम्हारे दोस्त के पास तुमसे 10 रुपया अधिक है, तुम्हारे पास जो भी रुपया होगा मेरे प्यारे भाई, उससे 10 रुपया अधिक तुम्हारे दोस्त के पास होगा कि नहीं? तो तुम में और तुम्हारे दोस्त में तुम्हारे रुपये का अंतर कितना होगा? 10 का होगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास 10 रुपया है, तुम्हारे दोस्त के पास 20 रुपया ना हो जाएगा, 10 का अंतर ना होगा। तुम में और अपने दोस्त में कितने का अंतर होगा? 10 का अंतर होगा। अंतर हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। क्लियर? चलो इसको रफ कर दे। अगर हम बोले कि अगर हम बोले कि तुम्हारे पास जो पैसा है तुम्हारे दोस्त के पास जो पैसे हैं उनसे कम है, तुम्हारा जो है ज्यादा है, कम है 10 रुपया, इसका मतलब भी वही हुआ, अंतर 10 ही है। चलो, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। अब यहां सुनो, कोई 3 अभाज्य संख्या है, मान लो यहाँ कोई एक अभाज्य संख्या है, यहाँ भी कोई एक अभाज्य संख्या है, यहाँ भी कोई एक अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है मेरे प्यारे में। अभाज्य नंबर का मतलब प्राइम नंबर, योग 100 है, योग 100 है मेरे प्यारे भाई। ये देखो इवन नंबर आया है, ये कैसा नंबर आया है? इवन नंबर आया है। मान लेते हैं मेरे प्यारे भाई कि अगर हम मान लेते हैं कि सारे ऑड नंबर होंगे, क्योंकि 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सभी ऑड प्राइम नंबर हैं, तो मान लेते हैं कि ये सभी ऑड प्राइम नंबर होंगे, क्योंकि 2 के अलावा मान लेते हैं सभी प्राइम, 2 नहीं है इसमें से, मान लेते हैं कि इसमें से 2 नहीं है, सभी ऑड नंबर है, मान लेते हैं सभी ऑड प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 के अलावा तो सभी ऑड प्राइम नंबर होंगे, तो मान लेते हैं सभी ऑड प्राइम नंबर है। तो अगर हम इन सबको जोड़े तो क्या हम कभी भी 3 को ऑड को जोड़कर इवन आ सकता है? तो क्या बोल रहे हैं सर? तो देखो, अगर हम ओड को ओड के साथ जोड़े तो क्या आएगा? अगर हम ओड को ओड के साथ जोड़े तो रिजल्ट क्या आएगा? तो चेक करो, यानी कि अगर हम ओड को ओड के साथ जोड़ेंगे तो रिजल्ट ओड आएगा। नहीं बताए थे हम, 1 को 3 के साथ जोड़ो तो, सॉरी, ओड को ओड के साथ जोड़ेंगे तो रिजल्ट इवन आएगा, इवन आएगा। और इवन को फिर हम ऑड के साथ जोड़ेंगे, इवन को फिर हम ओड के साथ जोड़ेंगे, इवन को हम ओड के साथ जोड़ेंगे तो रिजल्ट आएगा ओड, रिजल्ट ओड आएगा। क्योंकि आप देख लो 2 को अगर हम 3 के साथ जोड़ते हैं तो 5 आता है, ओड आता है। अगर हम मेरे प्यारे भाई देखो समझने के हिसाब से सुनो कि मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 नहीं है, अगर 2 नहीं है, 2 अभाज्य संख्या नहीं है तो बच्चे कुछ सब ऑड होंगे,
तो ओड को ओड के साथ जोड़ते हैं तो इवन आता है, इवन को फिर ऑड के साथ जोड़ते हैं तो ओड आता है। लेकिन आया क्या है, इवन नंबर आया है। यानी तय हो गया कि इनमें से कोई एक नंबर इवन होगा, क्योंकि इनमें से कोई एक नंबर इवन होगा। अगर कोई एक नंबर इवन है, मान लेते हैं कोई एक नंबर, क्योंकि इवन है तभी यहाँ इवन आएगा। अगर इवन में से ऑड जोड़ोगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा। इवन में से ऑड जोड़ोगे तो ऑड आएगा, ऑड में से ऑड जोड़ोगे तो इवन आएगा। यानी ये तय हो गया और इवन आपका आया भी, इवन आपका आया भी आंसर। यानी कि इन तीनों में से कोई एक इवन है, कोई एक इवन है। और आपको मालूम है कि इवन क्या होते हैं, इवन प्राइम नंबर केवल 2 हैं। तो हमको चल गया पता कि इन तीनों में से एक नंबर प्राइम भी है जो कि जोड़ा गया है 2, एक नंबर 2 है इवन जो कि जोड़ा गया है। यानी ये दोनों नंबर हमको मालूम नहीं है, इसको रब कर देते हैं। और बाकी ये दोनों कैसे होंगे, तो ऑड होंगे, क्योंकि 2 के अलावे सभी ऑड होते हैं और सभी अलग अलग संख्या है। ठीक, तो मान लेते हैं ये सेकेंड नंबर, ये थर्ड नंबर। बोला है मेरे प्यारे भाई अगले स्टेप में, यदि इनमें से एक किसी दूसरे से 36 अधिक है, मान लेते हैं कि इससे 36 अधिक दूसरा होगा, मान लेते हैं। तो अगर इससे हम 36 अधिक करेंगे तो ये 38 होगा, और 38 प्राइम नंबर होता है। बोला है तीनों प्राइम होने चाहिए, 38 प्राइम होता है तो नहीं, यानी कि इससे 36 अधिक नहीं है। कहने का मतलब इस 2 से 36 अधिक नहीं है, यानी कि 36 अधिक होगा तो इससे, यानी इन दोनों में से 36 अधिक होगा किसी से, या तो इससे हो 36 अधिक इसमें, या फिर इससे हो। यानी कि कहने का मतलब कि इनमें से और इनका अंतर ही ना 36 है। कहने का मतलब यही है, इन दोनों का अंतर ही 36 है, क्योंकि इससे अगर हम 36 अधिक करते हैं तो 38 हो जाएगा, जो कि प्राइम नंबर है नहीं। तो इन दोनों में से 36 अधिक है, इन दोनों में से 36 अधिक है, तो इन दोनों का अंतर 36 है। ठीक, अगर हम गौर से देखें मेरे प्यारे, और ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, अगर हम इस 2 को उधर लेके जाएं, इस 2 को उधर लेके जाएं तो क्या होगा, 2 को अगर हम उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा सेकेंड नंबर जमा थर्ड नंबर, 100 में से 2 घटाओगे 98 आ जाएगा। यानी कि सेकेंड नंबर दोनों का योग 98 है, दोनों का सम डिफरेंस कितना है, 36 है। तो दोनों संख्या यहां से निकाल लोगे तो ये, हाँ जी सर, ये कट गया, ये 2 इंटू सेकेंड बराबर ये कितना हो जाएगा, इनको आपस में ऐड करोगे तो 8 6 कितना हो जाएगा, 14 9 3 12 1 13। सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 6 12 2 7 14, 67 एक प्राइम नंबर है। तो ये इसका मान 67 हो गया। अगर ये 67 है, ये 2 है, तो ये कितना होगा, तो कहोगे कि ये हो जाएगा 69, घटा दोगे 100 में से, या फिर यहीं से आप निकाल दो 98 में से 67 घटा दो सेकेंड नंबर में से मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर 67 है, इसमें से हमको घटाना है 31, तीसरा नंबर 31 होगा। ये 31 है, ये 2 है, जिनकी इसका योग ही ना 100 पूर्ण रहा है, तो हाँ जी सर, यही सब, ये तीनों प्राइम नंबर हैं। ठीक, ये तीनों प्राइम नंबर हैं। ये तो आप देखो, यहां तक आपका नंबर सिस्टम का पार्ट था, यहां से आपका अलजेब्रा शुरू हो गया है, जो कि आप 10th क्लासों में इक्वेशन सॉल्व किए होंगे। ठीक, नहीं किए हैं तो इसको समझें, आगे हम बताएंगे सॉल्व करने। ठीक, चलो, तो 2 67 और 31 प्राइम नंबर है। तो बोला है, आपसे पूछा क्या है, इनमें से कौन सी एक संख्या है, तो 17 थोड़ू है, 19 थोड़ू है, 43 थोड़ू है, इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन में। यानी ना ही तो 67 है ऑप्शन में, ना ही 31 है, ना ही 2 है। ठीक ठीक,
यहां से जिन व्यक्तियों को दिक्कत आ रहा है एक बार इसको लिखो, तो हम इसका दूसरा तरीका बताते हैं। जल्दी लिखो, इस क्वेश्चन को लिखो जल्दी। देखो मेरे भाई, अगर कभी भी, सुनो मेरी बात को, x प्लस वाई बराबर ए हो, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर p हो, x माइनस वाई बराबर q हो, ठीक। अगर हमको x निकालना हो, अगर हमको x निकालना हो तो इन दोनों को जोड़ दो, अब बटे 2 कर दो, तो x का मान आ जाएगा। अगर हमको y निकालना है तो इन दोनों को घटा दो, इन दोनों को घटा दो, बटे 2 कर दो, y मिल जाएगा। ये याद कर लो, ये रट लो, समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब कि अगर हमको x प्लस वाई पी दिया हो, x माइनस वाई क्यू दिया हो, तो अगर हमको x निकालना हो, जो कि x बड़ी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, लार्ज वैल्यू, ये स्मॉलर, स्मॉलर है। तो अगर ये लार्ज या स्मॉलर है, तो अगर इन दोनों को ऐड, अगर हमको x निकालना है इन दो समीकरण से, तो इन दोनों को ऐड करो, बटे 2 करो। अगर y निकालना है इनमें से, इन दोनों का अंतर लो, बटे 2 करो, ठीक। देखो अब क्या है, हमको चल गया था पता कि सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर का योग जो है ना, ये दो इधर जाएगा तो 98 आएगा, और इससे अधिक नहीं है 36, इन दोनों में से किसी से अधिक 36 होगा, तो इन दोनों का अंतर भी 36 मालूम चल गया। 36 अधिक होने का मतलब अंतर होना 36 दोनों में। जैसे हम बोले ना कि हम में और तुम में, मान लो हमारे पास जितना रुपया है उससे तुमको 10 ज्यादा है, तो हम में और तुम में 10 रुपया का अंतर है। या फिर हमारे पास जितने रुपये हैं, तुम्हारे पास हमसे 40 रुपया अधिक है, यानी कि हमसे और तुमसे 40 रुपया का अंतर है, हम में और तुम में। तो यही बोला है, इससे इसमें 36 का अधिक है मान लेते हैं, तो जो 36 का अधिक है तो इसका और इसका अंतर 36 का होगा। अब देखो, ये x प्लस वाई बराबर कितना p, x माइनस वाई बराबर q। तो अगर हमको x, ये सेकेंड नंबर निकालना है, x निकालना है, सेकेंड नंबर निकालना है, इन दोनों को जोड़कर बटे 2 कर दो। जब इन दोनों को जोड़ोगे मेरे प्यारे भाई, तो कितना हो जाएगा, 134 बटे 2, और इसका आंसर कितना आएगा, 67 अभी आया था, 67 नहीं आया था। अगर हम थर्ड नंबर निकालेंगे, अगर हम ये नंबर निकालेंगे, y निकालना चाहते हैं, इन दोनों को घटा दो और बटे 2 कर दो, और घटाने पर कितना आया था, 62 बटे 2, यानी कि 31 आया था। इनकी सेकेंड नंबर कितना है, 67, और थर्ड नंबर कितना है, 31, और फर्स्ट नंबर आपको मालूम ही है 2 था, ठीक। समझ में आया, ये तरीका समझ में आया, उतने लंबे चौड़े नहीं करना पड़ा, ये समझ में आया। चलो इसको करो, करो। हो गया, चलो इसका एक और तरीका हम बताते हैं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं, इसका एक और तरीका हम बताते हैं। ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, कोई चेक तो करना ही ना पड़ेगा कि तीनों इवन है कि तीनों ओड है। ये चेक आपको करना ही पड़ेगा हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में। तो हमने चेक करके क्या लाया मेरे प्यारे भाई, कि पहली संख्या 2 है, बाकी दोनों का अंतर मान लेते हैं 36 है, ठीक। तो हम मान लेते हैं इसको x से करेंगे, जो मैंने बताया ना वो करना नहीं है एग्जाम में,
दो मेथड जो बताए हैं अभी तक वही एग्जाम में करना है। ये बताते हैं बेसिक वाला। मान लेते हैं कि ये 2 है, इनमें से मान लेते हैं कि ये x है और ये x प्लस 36 है। अंतर तो अभी 36 आ रहा है, अंतर अभी भी 36 आ रहा है, ये 98 है। 2 घटेगा तो 98 होगा ना। दूसरी संख्या को मान लेते हैं x, तीसरी हो जाएगा x प्लस 36। 2x प्लस 36 बराबर 98। 2x बराबर 98 माइनस 36। 2x बराबर कितना होगा? 2, 9 में से 3 जाएगा 6, 62। x बराबर कितना? 3 और 31। x का मान 31 आया है। x का मान अगर 31 आया है तो 31 में 36 जोड़ोगे तो आएगा 67। यहाँ से भी 67 आ गया। लेकिन ये आपको एग्जाम में x मान के नहीं करना है, ये प्रोसेस नहीं करना है, तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया। 3 तरीके बताएं, जो आपको पसंद हो मेरे प्यारे भाई इस क्वेश्चन में वो करना। लेकिन मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनना, ये स्टेप आपको करना ही करना होगा, क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा कि इन सब में से कोई एक इवन है। हमको पता भी लगाना है, आपको मालूम है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि 2 के अलावा बाकी सभी ऑड हैं। अगर 2 यहाँ रहे तभी ये इवन आएगा। 3 नंबर को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उनमें से एक इवन होगा तभी रिजल्ट इवन आएगा। ठीक, समझ में आया? चलो चलो, तो आज के लिए मेरे प्यारे भाई इतना ही। अगर बढ़िया से क्वेश्चन समझ रहे हो तो सारे क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद जो क्वेश्चन हम करवाए हैं पहले लेक्चर रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स बनाए होंगे तो अपनी नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद आप इन क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करिएगा, और हो सके तो मेरे प्यारे भाई अगर आपके पास कोई PYQ क्वेश्चन सेट है तो उसको लगाइएगा चैप्टर वाइज। ठीक, क्योंकि अभी चैप्टर वाइज ही लगाओ तो बेहतर है। ठीक, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट।